बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर दी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी एग्जाम्पल दी गई है जो कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने जो पढ़ी है इसके रिलेटेड है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो कि घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपके पास पहुंच सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये 12 ब्रांचेस है केमिस्ट्री की जो हमने पहले स्टडी की थी। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ आगे जाके टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा, बाकी टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, आपको साथ साथ चीजें क्लियर होती जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है। स्टार्ट में इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कहता है सम एसेंशियल क्वेश्चंस फॉर वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट कैन हेल्प एनहांस अंडरस्टैंडिंग आर एज फॉलो। केमिस्ट्री के ब्रांचेस के रिलेटेड कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस हैं जो अगर आप समझ जाएं तो केमिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी लॉज, थ्योरीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सारे इसमें होते हैं। किसी भी चीज की बनावट या किसी भी चीज का कोई बिहेवियर होगा उससे रिलेटेड थ्योरीज और लॉज इसमें होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। तो सबसे पहले पूछता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये केमिकल बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसका क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसको कहते हैं इसका मैस नंबर। अगर सिंपल इसमें प्रोटॉन को काउंट करें तो वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलके जब आप काउंट करेंगे तो इसका मैस नंबर हो जाएगा। इसके गिर्द शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद फिर इसका सेकंड शेल हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया। नेक्स्ट शेल में भी अगर मजीद इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हो जाएंगे। इस तरह फिर आगे मजीद इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर नेक्स्ट शेल में 18 हो जाएंगे। फिर इस तरह ये आगे एक तरतीब से चलते जाएंगे। ये एक थ्योरी होगी, लॉ हो गया, इसके तहत ये काम कर रहे हैं, इसलिए इसको फिजिकल केमिस्ट्री डील कर रही है। और ये बिहेवियर क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं या शेयरिंग करते हैं, उसकी वजह से केमिकल बिहेवियर चेंज होता है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक फॉर्म्स आर फॉर्म एंड फंक्शन। यानी कि 3 किस्म की केमिकल बॉन्ड है, आयनिक है, कोवलेंट है और मेटालिक है। ये कैसे बनती हैं और क्या फंक्शन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एलिमेंट अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे देता है। इट मींस कि इसने डोनेट कर दिया, इनकी आपस में बॉन्डिंग होगी। समझ लें कि इसने उसको गिफ्ट दिया और उनकी दोस्ती होगी। नेक्स्ट हो गया कोवलेंट। कोवलेंट में क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करता है। शेयरिंग होती है, दोनों उस इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे होते हैं। ये थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पे तो उसने बकायदा उसको गिफ्ट दे दिया, एक चीज उसकी होगी। अब ये इसको दे भी नहीं रहा और ले भी नहीं रहा, दोनों काम हो रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, दोनों इसको यूज कर रहे हैं, ये से कमजोर बॉन्ड होगी। नेक्स्ट होती है मेटालिक। ये मेटालिक के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो इसमें आ जाती है। ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जमीन के अंदर से, जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जब मिल जाती है वो जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनको जो डील करती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई कार्बन इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है, इसके साथ हाइड्रोजन के एटम लगते हैं। एक लगता है, 2, 3, 4, 5 जितने भी लगते हैं, मेन इसमें कार्बन होता है, इसलिए इसको इसका बैकबोन कहा जाता है। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए कार्बन इसका मेन एलिमेंट है, इसलिए इसको बैकबोन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं, जो सेम बिहेवियर वाले एटम्स होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल होता है जो कि अल्कोहल्स में और फिनॉल्स में प्रेजेंट होता है। फिर कार्बोक्साइल है
जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है, पर कार्बोनाइल है जो कि एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट होता है, कीटोन्स है और नाइट्रो है जो कि सर्टेन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अपने बिहेवियर के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं, फिर ये इसके केमिकल बिहेवियर को आगे शो करते हैं। जिस तरह का फंक्शनल ग्रुप बनता है उसी तरह ये मॉलिक्यूल्स आगे बिहेव करते हैं, तो इनका बिहेवियर भी केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्बन नहीं होता या अगर होता भी है तो वो मेन एलिमेंट नहीं होता, जैसे हमने शुरू में पढ़े थे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड, कार्बाइड्स, ये चीजें कार्बन अगर इनमें होता भी है तो मेन एलिमेंट नहीं होता। तो कार्बन मेन एलिमेंट नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सी चीज है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करती है, तो वो डेफिनेटली इसका कार्बन है। नेक्स्ट है हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे चैप्टर नंबर 4 में हम पीरियोडिक टेबल को डीपली पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये ऊपर से नीचे ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप्स अभी तक डिफाइन हो चुके हैं वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो स्टूडेंट ये जो दरमियान में है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो सके, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस है, इनको ढूंढ रहे हैं। जब मिलेंगे तो ये इस एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। ये भी इनको ग्रुप ऐसे कर दिया गया है, इस हिसाब से तरतीब दे दिया गया है कि जो पहला ग्रुप है इसमें जो एटम होंगे उनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर शेल में 2 होंगे, इसके 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इस तरह तरतीब हो गए। अब रोज में आते हैं, रोज में चीजें ऐसे तरतीब में लगी हुई हैं। इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि 1 प्रोटॉन है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, इसके अंदर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, इसके अंदर 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है। उसके बाद 5 6 7 8 9 10। तो ये देखें इनके अंदर एटॉमिक नंबर 10 है। उसके अलावा 11 12 ऐसे जाके 18 तक है, फिर 19 20। अब ये 21 से लेकर 30 तक अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन इनको एटॉमिक नंबर दे दिया गया है, आगे 31 से शुरू होता है। तो ये इसकी तरतीब है, एलिमेंट्स को इस हिसाब से लगा दिया गया है। ये शुरू के एलिमेंट जो से हैं ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। आगे जाके हम तरतीब से जब पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन आता है हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। अब हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो स्टूडेंट इसमें हमने चीजों को आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पढ़ा और उनके अंदर जो प्रोटॉन थे जो कि उनका एटॉमिक नंबर था उसके हिसाब से पढ़ा। अब हमने इसको एक तरतीब दे दी थी, उस तरतीब को जब हमने देखा तो हमें ये चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसलिए जो भी एनालिटिकल मेथड्स होते हैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। हाउ डू बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड कंट्रीब्यूट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फंक्शन जो होता है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स फाइब्रस होते हैं, इनका अपना फंक्शन है, प्रोटीन का अपना फंक्शन है, न्यूक्लिक एसिड है और लिपिड्स हैं। लिपिड्स जैसे चर्बी से रिलेटेड जितने भी होते हैं जिनमें चिकनाई होती है वो लिपिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड है, ये एसिडिक होता है। प्रोटीन्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट फाइब्रस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में आती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जो एनवायरमेंट से केमिस्ट्री होगी वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होगी। सबसे पहले कहते हैं हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एनवायरमेंट। इंसान की जो एक्टिविटीज हैं पोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं और उनकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या पड़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें तो हम दरख्तों को काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है, ओजोन लेयर हिट हो रहा है। चीजों को जलाते हैं भट्टों में, चिमनियों में, फैक्ट्रीज में, उसकी वजह से हार्मफुल गैसेस ऊपर जाती हैं और वो भी ग्रीन हाउस को अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो गंदा मादा होता है, केमिकल्स होते हैं, उसको पानी में छोड़ देते हैं। घरों का पानी जो दरियाओं नदियों में छोड़ देते हैं वो भी टॉक्सिक होता है। इस तरह जगह जगह देखें तो शॉपिंग बैग पड़ी हुई होती हैं, ये भी माहौल को खराब करती हैं। तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं आपके एनवायरनमेंट को। कहते हैं व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्लेज इन क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इफेक्ट। स्टूडेंट ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो कि ऊपर जाके ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। उनके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनके जलने की वजह से पैदा होती हैं। जैसे कोयला जल रहा है, कोई फ्यूल जल रहा है, उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं ये ऊपर जाती हैं, ओजोन लेयर को हिट करती हैं। अगर हम इनको इफेक्ट को मिटिगेट करना चाहें, कम करना चाहें, तो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे तो ये गैसेस कम होंगी। जैसे आप सोलर एनर्जी यूज कर लें, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी,
जियोथर्मल एनर्जी होगी। इस तरह की एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट नहीं करती और वो ऊपर जाके ओजोन लेयर को हिट नहीं करती। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री होती है। बायोकेमिस्ट्री जो सी थी इंसानी जिंदगी, हैवानी जिंदगी के रिलेटेड थी, ये है दवाइयों के रिलेटेड। हाउ आर ड्रग्स डिजाइन एंड डेवलप फॉर स्पेसिफिक थेराप्यूटिक पर्पसेस। तो स्टूडेंट्स दवाइयों को कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे डेवलप किया जाता है खास किस्म के थेराप्यूटिक पर्पसेस। थेराप्यूटिक का मतलब होता है इलाज मुआवजा। किसी भी चीज के इलाज मुआवजे के लिए दवाइयों को डिजाइन कैसे किया जाता है और कैसे डेवलप किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज के हाइपोथेसिस होता है, उसके ऊपर फिर आप वर्कआउट करते हैं, थ्योरी देते हैं, फिर लॉ बन जाते हैं, उससे आगे टेक्नोलॉजी बन जाती है, फिर इंजीनियरिंग होती है। जब कोई बीमारी आती है, जैसे कोरोना की मिसाल लेते हैं, दुनिया में कोरोना आया, सबसे पहले हाइपोथेसिस ये था कि कोरोना की एक वैक्सीन इजाद कर दी जाए जो इस जर्म को मारेगी। तो स्टूडेंट उसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया, मुख्तलिफ थ्योरीज आई, उनको एनालाइज किया गया, फिर कुछ चीजें ऐसी आई कि जो कोरोना के ऊपर इफेक्टिव थी उनको एज अ टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया गया और उसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो गई इंजीनियरिंग की मदद से, डिजाइन हो गई, फिर उसको डेवलप किया गया, मजीद तजर्बात किए गए मुख्तलिफ मुल्कों में, कुछ लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया गया और जिस मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट आए उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया गया और पूरी दुनिया में थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह मेडिसिन डिजाइन होती है, डेवलप होती है और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए आगे डिलीवर हो जाती है। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन बेयरिंग्स हो गई, शॉपिंग बैग हो गए, हैंड बैग हो गए, ये सारी चीजें पॉलीमर इंडस्ट्री में आ जाती हैं। व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या आते हैं? हाउ डू देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज, और उनका स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट जिस तरह का पॉलीमर होगा, जिस तरह के केमिकल से मिलकर बना होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी उस हिसाब से चेंज होंगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पॉलीमर्स ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेशल इंडस्ट्री होती है, पॉलीमर इंडस्ट्री, जिसमें ये चीजें बनती हैं और ये चीजें हमारे आम इस्तेमाल के लिए होती है। नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री। जियो कहते हैं जमीन को, जमीन के रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है। अब जमीन के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होंगे, जितने भी एलिमेंट्स इधर उधर होंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो सारी जियो केमिस्ट्री में आएगी। हाउ डू जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स ये भी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि जमीन के 4 हिस्से होते हैं, इनर कोर है, आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल है और फिर क्रस्ट है। तो स्टूडेंट्स अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने एक कोयला जमीन से निकालना है या जमीन के अंदर से तेल के जखायर निकालने हैं, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये सारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसकी जो तोड़ फोड़ होती है वो सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है। कहता है हाउ डू न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफर फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर के रिएक्शंस होते हैं आम केमिकल रिएक्शन से कैसे डिफर होते हैं, एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस, और उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन जो से होते हैं, एक एलिमेंट दूसरे के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उनमें। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे फिजन है, फिजन में न्यूक्लियर एनर्जी हम हासिल करते हैं, उसको एज एटम बम भी यूज करते हैं, उसको एज ए न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस को ब्रेकअप कर दिया जाता है, जब ब्रेकअप करते हैं उसके अंदर से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आज चीज अलग हो जाती है, फिर ये आगे मल्टीप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट जो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, हीट जनरेट होती जाती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है हीट की सूरत में। उस एनर्जी को एज अ हीट एनर्जी यूज किया जाता है और उससे आगे बिजली बनाई जाती है या और काम लिए जाते हैं। ये फिर केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट हो गया। उसमें डायरेक्ट दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन दे रहे थे, इसमें एक ही एलिमेंट है अपने साथ ही रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन की वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है इसकी। व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स मेडिसिन की इंडस्ट्री में रेडियो आइसोटोप की रेडिएशन यूज की जाती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की शनाख्त की जाती है। इसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी चेक की जाती है और उनका इलाज भी किया जाता है। कुछ जख्म होते हैं, जख्म भी इनसे ठीक किए जाते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज किया जाता है और कुछ डायग्नोज के लिए भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट। जो एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट है उनमें किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब जो होता है कि इंटरस्टेलर स्पेस जो कि सितारों के दरमियान में है। सितारों के दरमियान जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, चीजों की तोड़ फोड़ हो रही होती है, शाबे साकिब हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो सितारे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी डिकेइंग का अमल हो रहा होता है, नए सितारे जनरेट हो रहे होते हैं। ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हो रहे होते हैं। इसको एस्ट्रोनॉमी की जो फील्ड
है केमिस्ट्री की वो डील कर रही होती है। कहता है दीज क्वेश्चंस कैन सर्व एज फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरिंग द की कंसेप्ट विद इन ईच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें ये क्वेश्चंस उसको एक्सप्लोर करने में मदद देते हैं। जब ये क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में आता है कि इसमें ये काम किस तरह हो रहा होगा, ये ब्रांच किस तरह काम कर रही होगी। तो स्टूडेंट ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।